Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the daily current affairs show that is based on the third lecture of the day. So आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 अगस्त 2020 का इम्पोर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि चूंकि मेरे तीनों लेक्चर का व्यू काफी नहीं जा रहा है, काफी क्या कुछ भी नहीं जा रहा है, इस 3 लेक्चर को बनाने में मुझे 8 से 9 घंटे का टाइम लग रहा है और मेरा टोटल व्यू भी इतना नहीं जा रहा। सो ये एक फ्रूटफुल चीज़ मेरे लिए नहीं है कि 8 से 9 घंटा मेहनत करने के बाद भी 2 से 3 लोग देखें। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये लेक्चर कंटिन्यू रहे तो कमेंट बॉक्स में बताएं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वरना बाय नेक्स्ट वीक तक सारा लेक्चर मुझे बंद करना होगा। मैं नहीं चाहता बंद करना, बट मुझे बंद करना ही होगा। चलते हैं अपने अपने लेक्चर की ओर। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कोरोना केसेस के मामले में यूएसए फर्स्ट पे और इंडिया हमारा थर्ड पे बना हुआ है। इंडिया में टोटल डिसीज हो चुके हैं 58,546 और यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6.93 लाख केसेस हैं। तमिलनाडु में 3.85 लाख, आंध्रा में 3.61 लाख। और ये है हमारा द हिंदू का फर्स्ट पे, सोनिया गांधी इंटरिम चीफ बनी रहेगी कांग्रेस की। ये है प्रशांत भूषण जी का मामला कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि उन्हें माफी मांगनी होगी कोर्ट से, तब उन्हें सजा से मुक्ति मिल सकती है। और ये जो होम डिटेंशन में रखा गया था जम्मू कश्मीर के लीडर को, उनमें से कुछ कुछ को छोड़ा गया है। तो उसमें से फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि वो फाइट करेंगे अपने राइट के रिटर्न के लिए, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट के रिटर्न के लिए अब वो फाइट करेंगे। और दिल्ली में मेट्रो सर्विसेज को जल्द ही चालू करने वाला है, ये है हमारा न्यूज। हरियाणा चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ स्पीकर जो है दोनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर की ओर। जाकिर खान को न्यू डीएमसी का चेयरपर्सन घोषित किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जाकिर खान जो कि एक सोशल वर्कर हैं, उन्हें चेयरपर्सन घोषित किया गया दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरपर्सन किसे घोषित किया गया। ये घोषित किया गया जाकिर खान को। और जाकिर खान के साथ साथ कवलजीत सिंह और नैन्सी वैलो को भी इसका मेंबर घोषित किया गया है। ये काफी अच्छा न्यूज है कि डीआरडीओ चीफ जो थे जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था अगस्त 26 2020 तक, यानी 26 अगस्त 2020 को जी सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल एज ए डीआरडीओ चीफ खत्म होने वाला था, बट इनको एक्सटेंशन मिल गया है। इन्होंने कार्यभार संभाला था 2018 में और 2020 में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, बट इनका एक्सटेंशन मिल गया। और ये एक्सटेंशन मिला है 2 ईयर का एक्सटेंशन, यानी कि अब 2022 तक ये डीआरडीओ के चीफ बने रहेंगे। तो डीआरडीओ को थोड़ा सा न्यूज में देख लेते हैं, बैकग्राउंड में जाके इसको देखते हैं कि डीआरडीओ को कब स्टैब्लिश किया गया। तो डीआरडीओ का हमारा फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये एक एजेंसी है जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, जिसका मेन काम है मिलिट्री का रिसर्च और डेवलपमेंट को देखना। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। 1958 में इसको फॉर्म किया गया था। 2-3 टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एक डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन दोनों को मिलाकर डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। यहाँ देख सकते हैं 1958 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मोटो है संस्कृत में वैश्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। एम्प्लॉय है लगभग 30,000 एम्प्लॉय है इनके अंदर। पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है राजनाथ सिंह, जिनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ दिन पहले 103 ऐसे डिफेंस आइटम के नाम घोषित किए गए थे जिसका कि इंडिजनाइजेशन होने वाला था, यानी कि अब उसका इंपोर्ट जो था बंद होने वाला था, उसको इंडिया में ही डेवलप किया जाने वाला था। तो अब डीआरडीओ ने लिस्ट दिया है 108 डिफेंस आइटम का इंडियन फर्म के लिए कि इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इंडिया के द्वारा तैयार किया जाएगा, इंडिया के द्वारा, यानी कि टोटली इंडिजेनसली डेवलप्ड होगा। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डीआरडीओ के द्वारा कितना डिफेंस आइटम का लिस्ट दिया गया। तो ये लिस्ट दिया गया 108 डिफेंस आइटम का, जिसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा इंडियन फर्म। तो और इसमें कुछ ज्यादा न्यूज नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट इसमें थोड़ा सा आप अपने प्रेफरेंस के लिए याद रख सकते हो कि इसमें जो हेल्प करने वाला है डीआरडीओ में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ये हेल्प करेगी। अलोंग विद डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सब हेल्प करेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये 3-4 लोग मिलकर इसमें काम करने वाले हैं, इसको 108 डिफेंस आइटम को इंडियन फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कराने में।
ये भी एक अच्छा न्यूज है कि पब्लिक हेल्थ ग्रुप के द्वारा जीएसटी काउंसिल को सजेस्ट किया गया कि टोबैको प्रोडक्ट पे सेस बढ़ाया जाए, टोबैको प्रोडक्ट पे सेस बढ़ाया जाए। और उनका ऐसा कहना क्यों है? क्योंकि ऐसे ही अभी देश की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो टोबैको टोबैको प्रोडक्ट पे अगर सेस बढ़ा दिया जाएगा तो एडिशनल टैक्स रेवेन्यू का एक एस्टिमेटम दिया गया है कि 49,740 करोड़ रुपया का ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा। साथ ही साथ ये शरीर के लिए हार्मफुल भी होता है, तो शायद टैक्स बढ़ने से, सेस बढ़ने से उसका रेट बढ़ेगा, जो कि लोग इसको कम यूज करने लगे और उनके हेल्थ पे जो हार्मफुल इफेक्ट है वो रुक जाए। तो यानी कि इसका दो फायदा है, और ये बोला गया हमारा पब्लिक हेल्थ ग्रुप के द्वारा कि इस दोनों फायदे को आपको देखना होगा, और इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना है तो ऐसा करना ही होगा, सेस लगाना ही होगा। अगर पर सिगरेट, पर टोबैको प्रोडक्ट अगर ₹1 भी सेस को लगा दिया जाए, एक्स्ट्रा सेस जो बोल सकते हो आप उसको, अगर टोबैको प्रोडक्ट पे ₹1 का भी एक्सटर्नल सेस लगा दिया जाए तो उसका काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये काफी अच्छा न्यूज है कि इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे तैयार हो गया है गुवाहाटी में। और ये गुवाहाटी कहाँ है? असम में। गुवाहाटी का है असम में। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे तैयार हो गया है, और इसका टोटल लंबाई कितना है? 1.82 किलोमीटर बाय केबल जिगबैक रोपवे है, जो कि कनेक्ट करेगी फॉरेस्ट कैंपस नियर कैमरूप डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस इन द सिटी। और ये बनाया गया है कहाँ पे? आपका एक टेंपल को कनेक्ट करेगी जो कि एक आइलैंड पे है। द रोपवे पासेस ओवर द मिड रिवर पीकॉक आइलैंड एट हाउस उमांडा ए मेडिएवल शिवा टेंपल। यानी कि ये पास करेगी एक मिड रिवर पीकॉक आइलैंड पे, जहाँ पे जो घर है उमांडा एक मेडिएवल शिवा टेंपल का, जहाँ पे एक मेडिएवल शिव भगवान का टेंपल रखा हुआ है, टेंपल है बना हुआ। तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वे कहाँ बनाया गया है? ये गुवाहाटी में बनाया गया है। और हाँ बस ये, और इसकी लंबाई कितनी है? 1.82 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसका लेंथ है ये आपका और इसको डिकमीशन करने का प्लान, इसको कमीशन पर करने का प्लान बनाया गया था मई 2011 में ही। सोच सकते हो मई 2011 में इसका प्लान बनाया गया था, और कंप्लीट कब हुआ है? 2020 में जाके, यानी कि 9 साल लेट से जाके ये कंप्लीट हुआ है। देख सकते हो इंडिया का क्या हाल है। इसका टोटल बजट है 56.08 करोड़, टोटल बजट है 56.08 करोड़ इसका टोटल बजट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कितने बजट से इसे बनाया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की ओर। चाइना ने पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया है वारसेप। ये चाइना और पाकिस्तान के बीच की दोस्ती देखिए कितनी गहरी होती जा रही है। मतलब भारत के खिलाफ जो जो जाएगा चाइना उसके साथ एकदम हाथ बढ़ा ही देगा। पाकिस्तान तो ऐसे ही इंडिया के खिलाफ रहता है, और अभी चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि चाइना पाकिस्तान के लिए वारशिप बना रहा है। तो उन्होंने टाइप 054 क्लास फ्रिगेट, ये एक वारशिप है जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, वो पाकिस्तान को भेजा जाएगा चाइना के द्वारा। और चाइना ने पाकिस्तान से प्रॉमिस किया है कि 4 एडवांस नेवल वारशिप भेजा जाएगा, जिसमें से चार के ग्रुप का ये फर्स्ट एडवांस वारशिप है जो कि पाकिस्तान को भेजा जा रहा है चाइना के द्वारा। ये है अश्विनी भाटिया जी का न्यूज, जो कि अब चार्ज संभालेंगे एसबीआई के एमडी के। एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका कार्यभार संभाला जाएगा। अब एसबीआई के एमडी, न्यू एमडी कौन होंगे? अश्विनी भाटिया। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है। ये सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, और इसके एमडी चेंज हुए हैं, और इसके न्यू एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है अश्विनी भाटिया जी ने। और इनके साथ साथ अश्विनी भाटिया जी जो हैं ये 4th एमडी हैं एसबीआई के। इनसे पहले 3 एमडी कौन कौन थे? दिनेश खारा, ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिनेश खारा, अरिजीत बासु और सीएस सेठी। ये इनसे पहले यहाँ के एमडी रह चुके हैं एसबीआई के, और अब अश्विनी भाटिया एज अ 4th एमडी इन्होंने कार्यभार संभाला है। ये न्यूज मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था कि सेंटर कल का न्यूज दिया था कि सेंटर प्लान कर रहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का एक काउंसिल बनाने का, और अब ऐसा कर दिया गया है कि सेंटर कंस्टिट्यूट कर चुका है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, जिसका मेन एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। यानी ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन क्या होता है? चलिए ये एक्स ऑफिसियो देख लेते हैं थोड़ा। एक्स ऑफिसियो क्या होता है? अगर आप किसी ऑफिस पे बैठते हो
उसके बैठने के साथ साथ आपको कोई दूसरा पोस्ट मिल जाना, उसी को आप बोलते हो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जैसे कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर जो भी बनेंगे उन्हें अपने आप जो है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। यही होता है हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को बनाया जाया गया है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भी क्योंकि हाल फिलहाल में ट्रांसजेंडर पर्सन को लेकर नेशनल काउंसिल बनाया गया है। और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर लोग काफी ज्यादा न्यूज में ही थे, एलजीबीटी कम्युनिटी। और साथ ही साथ यहाँ पे इनका टर्म जो होगा टोटल 3 साल का टर्म होगा, जबकि इनका डेट का नॉमिनेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन, उनका नॉमिनेशन के डेट से 3 साल का इसमें टर्म होगा, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर को छोड़ के। बाकी जो मेंबर 5 मेंबर को बाहर से बुलाया जाएगा, 5 मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, उन सब का जो टर्म होगा वो 3 ईयर का ही होगा। ये नर्मदा शंकर देव, जिनको नर्मद के नाम से भी जाना जाता है, इनके 187 बर्थ एनिवर्सरी में के उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया। ये एक बहुत ही फेमस गुजराती पोएट थे, साथ ही साथ गुजराती पोएट होने के साथ प्ले राइट एंड सोशल रिफॉर्मर भी थे। इनकी 187 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी। तो आप याद रख सकते हो कि नर्मदा शंकर देव कौन है, इनका नर्मद कौन है, नर्मद के नाम से किन्हें जाना जाता है, नर्मदा शंकर देव जी को जाना जाता है। ये कहाँ के पोएट हैं, गुजराती पोएट हैं। इनकी हाल फिलहाल में एक बर्थ एनिवर्सरी कौन सी मनाई गई है, तो 187 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हाल फिलहाल में एक वर्चुअली मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था, जो इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वी मुरलीधरन जो है वो चेयर किए थे, और उज्बेकिस्तान की तरफ से थे उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और इन दोनों ने बात की इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशन, इन सब के बारे में उन लोगों ने बातचीत की है। लाइन ऑफ क्रेडिट का प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की है, बायलैटरल ट्रेड के बारे में बातचीत की, इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत की है। मतलब अच्छा खासा बातचीत हुआ है। डील के बारे में भी बात हुआ है, हालांकि कोई एमओयू अभी तक साइन नहीं हुआ है, तो पूरा कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है नहीं कि किन किन चीजों पे मुद्दे पे इन लोगों ने बात की, या कोई एमओयू साइन हुआ, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी, कोई एग्रीमेंट बना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। बट आप याद रख सकते हो इंडिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर जी ने, और उज्बेकिस्तान की तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। चलिए अब देखते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है। अगर पहले क्या था कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है 30 मार्च तक अगर आपका एक्सपायर कर रहा था, तो उसको बढ़ा के डेट दे दिया गया था 30 सितंबर, मोटरसाइकिल से रिलेटेड या फिर कोई भी गाड़ी से रिलेटेड, मोटर व्हीकल से रिलेटेड। अब क्या किया गया है, उसको बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया गया है। यानी कि अगर इस बीच में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट लैप्स हो रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो प्रदूषण वाला हो, या फिर कोई भी कागज हो, अगर आपका इस बीच में लैप्स कर रहा है तो उसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ के 31 दिसंबर हो गई। यानी कि आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप करा सकते हो तो करा लो, नहीं भी कराओगे तो फिर भी उसकी वैलिडिटी अब बढ़ गई। चलिए चाइना के ऊपर एक और बार हो गया, अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है, इंडिया तो हाथ धो के पीछे पड़ चुका है, उसे सारे ऐप को बंद कर ही देना है। अब सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है अरामको, उसने भी चाइना का बहुत बुरा हाल कर दिया है। क्यों? क्योंकि $10 बिलियन का एक रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स चाइना में बनाने वाला था अरामको, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। तो अब उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि अभी वो डील वो अभी नहीं बना सकेंगे, और इनका उन्होंने रीजन दिया है कि मार्केट आउटलुक अभी ठीक नहीं है, अनसर्टेन मार्केट आउटलुक है। चाइना ही जो जहां से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, सो वहां अभी खोलना ठीक नहीं होगा। ये सऊदी अरब के द्वारा अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि उन्होंने क्यों अपने ये डील को सस्पेंड किया है, क्यों अब वो ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट चाइना में नहीं लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट फीमेल गोल्फर फ्रॉम जर्मनी से जो फर्स्ट फीमेल गोल्फर है सोफी पॉग, वो वुमेन्स ब्रिटिश ओपन जीत गई है। यानी कि एक जर्मनी की फर्स्ट फीमेल गोल्फर है जिसने वुमेन्स ब्रिटिश ओपन जीता है। इनका वर्ल्ड नंबर कितना है, 304, देख सकते हो कितना पीछे है। और फर्स्ट फीमेल गोल्फर फ्रॉम जर्मनी जिन्होंने वुमेन्स ब्रिटिश ओपन जीत लिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीवीआई न्यूज ये हो सकता है क्योंकि फर्स्ट ये महिला है जिसने वुमेन्स ब्रिटिश ओपन जो कि जर्मनी की है उसने जीता है। चलिए न्यूज में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। उज्बेकिस्तान को हमने सबसे पहले देखा था, तो उज्बेकिस्तान देख लेते हैं, जहाँ पे इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे और वहां के
डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उज्बेकिस्तान के। चलिए इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा इंडिया। आ जाओ यहाँ पे उज्बेकिस्तान। ये रहा हमारा उज्बेकिस्तान। आप देख पा रहे हैं उज्बेकिस्तान, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ ये रहा उज्बेकिस्तान। देखिए बॉन्डी किसके साथ शेयर कर रही है, कजाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ और इधर किर्गिस्तान के साथ। तो इतने कंट्रियों के साथ इनका बाउंड्री शेयर हो रहा है। साथ ही साथ इसके साथ अभी मैं न्यूज में देख रहा था कि जर्मनी की एक महिला थी। तो चलिए जर्मनी को भी थोड़ा देख ही लेते हैं कि कहाँ पे है ये जर्मनी। चलिए यहीं पर आप लोग खोजिए कहाँ पे है जर्मनी, जल्दी से। नहीं मिल रहा है तो जूम कर लेते हैं। ये रहा आपका जर्मनी। देखिए यहाँ पे ये रहा जर्मनी। जर्मनी की ही वो महिला थी जिसने पहला खिताब जीता है। चलिए अब न्यूज पे चलते हैं वापस। ये थी जर्मनी की फर्स्ट गोल्फर। ये भी फुटबॉल में जर्मन जायंट्स बायर्न म्यूनिच, उन्होंने क्या किया, यूरोपियन चैंपियंस लीग को 6th टाइम जीत लिया है और उन्होंने हराया किसको, फ्रेंच साइड पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हरा दिया। और ये फर्स्ट जो गोल किया गया था ना वो 59th ऑफ मिनट में किया गया था, यानी कि एकदम लास्ट में जाके उन्हें उनके द्वारा गोल किया गया और उन्होंने ये लीग को जीत लिया। और ये लगातार 6th टाइम यानी 6ठी बार उन्होंने इस चैंपियंस लीग को जीता है। और ये एक थोड़ा सा न्यूज है कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि उधमपुर का है, उन्होंने पॉजिटिव चेंज लाया बैक टू स्कूल इनिशिएटिव का। और ये कहाँ का, ये जम्मू कश्मीर का न्यूज है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया बैक टू स्कूल, जिसमें कि बच्चों को फिर से ब्रिंगिंग अ चेंज इन द सिनेरियो में स्कूल में उनका नामांकन कराना था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में बार बार कुछ ना कुछ ऐसी आपदा आ ही जाती है, चाहे वो ह्यूमन मेड डिजास्टर ही क्यों ना, कभी फायरिंग हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, जिसके कारण बच्चों का स्कूल बार बार बंद हो जाता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे लोग कि वो लोग फिर से नामांकन कराते ही नहीं है। वो लोग अगर एक बार स्कूल से निकल गए तो वो फिर स्कूल से बाहर ही रह जाते हैं, जिसके कारण उन लोगों को बरगलाना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है पाकिस्तानी ग्रुप के द्वारा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो उधमपुर के, उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम है बैक टू स्कूल इनिशिएटिव, जिसके तहत बच्चों को फिर से स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। और इसके तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो उधमपुर का है, उन्होंने 3100 स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया था सर्वे के द्वारा, जो कि काफी पुअर बैकग्राउंड से आते थे और उनकी टेंडेंसी थी कि वो स्कूल छोड़ देते थे, जिसमें से उस 3100 में 2095 को इनरोल करा दिया गया है स्कूल में। अब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ये तरक्की कर रहा है बैक टू स्कूल इनिशिएटिव। काश कि ऐसा इनिशिएटिव इंडिया के हर एक स्टेट में चले और हर एक गरीब लोगों, गरीब बच्चों को स्कूल में नामांकन मिल सके। यह भी एक अच्छा न्यूज है कि इंडिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया, या आप एग्रीमेंट बोल सकते हो, साइन किया गया कितने का, $500 मिलियन का। किसके लिए, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पार्ट 3 के लिए, यानी कि 3rd फेज ऑफ मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया और AIIB के बीच $500 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया गया, लोन एग्रीमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का फेज 3rd चल रहा है, ऑलरेडी 2 फेज कंप्लीट हो चुका है। सो ये न्यूज आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रख सकते हो, याद रख सकते हो। चलिए एक बार बैकग्राउंड में जाके देख लेते हैं कि AIIB क्या है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक को कंपटीशन देने के लिए AIIB की स्थापना की गई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये नहीं सिर्फ एशियन कंट्री ही है। इसके टोटल मेंबर है 103 मेंबर्स और 21 प्रोस्पेक्टिव मेंबर भी हैं इसके ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पहली बार इसे स्टार्ट किया गया या इसको फोर्स में लाया गया था 25 दिसंबर 2015 को, जब इसे 10 मेंबर स्टेट के द्वारा रेक्टिफाई कर दिया गया था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड न्यूज है, आपको याद रखनी चाहिए। आज मैंने कल बताया था कि 10 बेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया गया था। कहाँ किया गया था वो आपको बताना है, गाजियाबाद में किया गया था। चलिए मैं बता ही देता हूँ, NDRF बेस में किया गया था। अब क्या किया गया, 500 बेड कोविड-19 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, जिसको फाइनेंस किया जाएगा PM केयर फंड के द्वारा, उसको इनॉग्रेट किया गया पटना बिहार में। चलिए फाइनली बिहार के लोगों के लिए कुछ तो खुशखबरी है, कुछ तो अच्छा न्यूज आया है बिहार में कि 500 बेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को फाइनेंस किया। हाँ लेकिन ये एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसको फाइनेंस किसके द्वारा किया गया है, PM केयर फंड के द्वारा किया गया है और ये पटना में खुलने वाला है। बाकी न्यूज जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से और देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, और बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी रिलेवेंट यहाँ पे नहीं है। और इसे बनाया किसके द्वारा जाएगा, DRDO के द्वारा। DRDO इसमें डेवलप करेगा।
ये एक अच्छा है कि ओल्ड एज होम था एक कल्याणी में जो कि कर्नाटका में है, उसे ब्यूटीफुल रिजर्वायर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया, क्योंकि वो एज ओल्ड होम जो था वो कोई काम का था नहीं, उसमें लोग अब रहते नहीं थे। तो उसको पंचायत के द्वारा, और ये आप किस स्कीम के तहत बोल सकते हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एमजी नरेगा स्कीम के तहत, एमजी नरेगा स्कीम, एमजी नरेगा स्कीम के तहत 176 पर्सन को इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया गया, यानी कि 1454 मैंडेज एम्प्लॉय दिया गया और उसको एक काफी अच्छा रिजर्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट, ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पंचायत के द्वारा किया गया है, और अब ये रिजर्वायर जो होता है वाटर सप्लाई को काफी अच्छे तरीके से देखेगा, मेंटेन करेगा। और एक एस्टिमेट बोलता है कि अब ये जो वाटर रिजर्वायर बनाया गया है ये 19 लाख लीटर, सोच सकते हो इतना ज्यादा ये पानी रिजर्व कर सकता है अपने अंदर। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये लोकल लोगों के द्वारा ही किया गया है, पंचायत के द्वारा किया गया। आप सोच सकते हो कि ग्राउंड पे रहने वाले लोकल लोगों के द्वारा ये सब चीज किया गया है। तमिलनाडु का फर्स्ट यूनिट जो है कुदमकुलम एटॉमिक पावर प्लांट का रिज्यूम कर दिया है उसने पावर प्रोडक्शन। इनिशियली 400 मेगावाट को का पावर यहां से प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको इंक्रीज करने की क्षमता है 1000 मेगावाट इन अ फेज मैनर, मतलब धीरे 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 उसको इंक्रीज करने की क्षमता है। और ये कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था इसको बनाया गया था रशियन कॉर्पोरेशन से, और कमीशन हुआ था ये 2013 में, 2013 में स्टार्ट हुआ था और इसे बनाया गया था रशियन कॉर्पोरेशन के द्वारा, इसलिए मैंने इस न्यूज को इंक्लूड किया है। कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को किसके कॉर्पोरेशन से बनाया गया, रशियन कॉर्पोरेशन से। स्टार्ट कब किया गया था, अक्टूबर 2013 में। तमिलनाडु देख लेते हैं, थोड़ा सा न्यूज में है तो तमिलनाडु को मैप में देखते हैं। सबसे पहले ये रहा तमिलनाडु, एक तरफ बाउंड्री शेयर कर रही है आंध्रा, कर्नाटका, केरला, और दूसरी तरफ इधर बे ऑफ बंगाल से। यहाँ का फोक डांस है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, भरतनाट्यम। सीएम है यहाँ के करुपा पलनीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहिर, और स्टेट बर्ड है इमरल्ड डव। एक मोबाइल एप्लीकेशन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम है IAF, माई इंडियन एयरफोर्स। और ये क्यों लॉन्च किया गया है, अगर आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो उससे रिलेटेड जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो आपको इस ऐप में मिल जाएगा माई IAF से। जिसका सपना एयरफोर्स में जाना वो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और इसे डेवलप किया गया है सीडेक के द्वारा, सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो आज का लेक्चर गाइस यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि अब कल आने वाला है। सो मैंने जो बोला आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, वरना हमें ये लेक्चर मजबूरन बंद करना होगा क्योंकि 8 से 9 घंटे की मेहनत के बाद 1 से 2 घंटे का भी व्यू नहीं जा रहा। सो ये रियली एक डिसअपॉइंटिंग है और फ्रस्ट्रेटिंग भी है। अगर कोई सजेशन हो तो आप लोग एकदम मोस्ट वेलकम हो, सजेस्ट करो कि हाँ ये सुधार होना चाहिए, बट हमें सपोर्ट करो। चलिए गाइस मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।